सभी साथियों को मेरा पुनः एक बार नमस्कार। स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक नए विषय को लेकर के सामने आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान। साथियों, आप कितने ही धार्मिक ग्रंथ क्यों न पढ़ लें, बहुत से लोग धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन जिस देश में आप रहते हैं उस देश के रूल ऑफ लॉ को आपको मानना पड़ता है, और अगर मानना पड़ता है तो उसको जानना भी चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रख कर के साथियों, ये भारत का संविधान आज हम विषय आपके समक्ष लेके आए हैं और भविष्य में अब इस पर वीडियो बनाएंगे। और ये वीडियो जो कक्षा 12 के छात्र हैं, 12th क्लास के, उनके लिए तो उपयोगी सिद्ध होंगे ही होंगे, 11th के भी छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि ये सारगर्भित ज्ञान से भरे हुए वीडियो बने, इसका हम बहुत अथक प्रयास करते हैं। और जो मेरे साथी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं या अन्यत्र किसी सर्विस की तैयारी में लगे हुए हैं जिसमें जनरल स्टडी का पेपर आता है, तो जनरल स्टडी का अगर पेपर आएगा तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के भी सवाल आते हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का जानना और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो साथियों, इसी बात को ध्यान में रख करके आज से हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की शुरुआत करते हैं। किसी भी विषय को जब पढ़ाया जाता है तो आप उसके इतिहास में आपको ज़रूर जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट चैप्टर जो आया, पहला चैप्टर आया, उसको शुरुआत कहाँ से हुई, उसकी जड़ कहाँ से है। तो आइए देखते हैं कि संविधान का अध्ययन करने से पहले जो आज हमारा संविधान बन के तैयार हुआ है, तो उस संविधान की विकास यात्रा पर नज़र डाल लेते हैं कि एक संवैधानिक विकास जो रूल ऑफ लॉ है, तो वो रूल ऑफ लॉ की शुरुआत कहाँ से हुई। तो देखिए, संवैधानिक जो विकास के चरण हैं, उसका प्रथम चरण जो है वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हमारे ब्रिटिश शासन के द्वारा ये बन करके हमारे भारत में आया। ये रूल ऑफ लॉ की प्रथम शुरुआत मानी जाती है। इसके पहले जो हमारे देश में जो शासन करते थे, छोटे बड़े भी थे, राजे रजवाड़े थे और ये नवाब थे, तो वो अपने धर्म के अनुसार, उनके धर्म में क्या लिखा है उसको ईश्वर को हाजिर नाजिर जान करके कि भाई ऐसा होना चाहिए, वैसा, तो राजा को धर्म के अनुसार चलना चाहिए, ये सब था। तो लेकिन जब हमारे देश में अंग्रेज आए और जब उनके ऊपर दबाव पड़ा रूल ऑफ लॉ का, तो ये पहला कानून सामने आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दरअसल इसको लाने के पीछे जो कारण थे, वो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी भारत में, उसमें बहुत ही कमियां आ गई थी। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, वो, जैसा कि आप जानते हैं कि ये कंपनी आई तो थी भारत में व्यापार करने के लिए, लेकिन इसने भारत में आकर के यहाँ के राजाओं को, नवाबों को और आम जनमानस को इसने जांचा, परखा, देखा, महसूस किया कि कहाँ कहाँ कमजोरियाँ हैं, और उन कमजोरियों का अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ़ायदा उठाया। फूट डालो और शासन करो की नीति आप सभी लोग जानते हैं, उसका रॉबर्ट क्लाइव ने उपयोग करके, और सन 1757 में पलासी का युद्ध हुआ। ये युद्ध अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ, और उसके कुछ परिवार के कुछ खास लोगों को अंग्रेज़ों ने अपनी तरफ मिला लिया, और ये युद्ध अंग्रेज़ जीत गए। बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध था। सन 1757 का पलासी के मैदान में युद्ध हुआ। इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ,
ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लड़ा गया। इसमें भारत की तीन सेनाओं ने मिलकर के लड़ा और फिर भी वो नहीं जीत पाई और अंग्रेज़ जीत गए। तो ये बक्सर का और पलासी के ये दोनों युद्धों में निर्णायक विजय अंग्रेज़ों को मिली। तो वो आए थे व्यापार करने के लिए और इन दोनों युद्धों को जीतने के बाद बंगाल पर उनका पूर्ण रूप से उनका कब्जा हो गया और राजनीतिक शक्ति भी उन्होंने अपने हाथों में ले ली। तो जब राजनीतिक शक्ति अपने हाथों में ले ली तो उनके हौसले बहुत ज़्यादा बढ़ गए और अपने कठपुतली शासकों को उन्होंने बिठाया और वो अपने राजनीतिक अधिकारों का और व्यापारिक अधिकारों का बुरी तरह दुरुपयोग कर रहे थे। तो और कंपनी के जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, वो अपने कंपनी के लिए फ़ायदा न करके अपने निजी हितों के लिए वो काम कर रहे थे, अपने स्वार्थों की सिद्धि कर रहे थे। तो कंपनी घाटे में जा रही थी। एक तो ये मैंने कारण बताया कि कंपनी में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार आ गया था। जो कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी थे वो अपनी निजी स्वार्थों की पूर्ति में लगे हुए थे और दूसरा जो कंपनी के द्वारा जो युद्ध लड़े गए उन युद्ध में बहुत सा धन खर्च हो गया और इतना ज़्यादा धन खर्च हो गया कि वो युद्ध जीतने के बाद उस हिसाब से उसकी भरपाई नहीं कंपनी कर पाई। तो और तीसरा एक कारण ये भी सामने आया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने 1 मिलियन पाउंड का कर्ज ब्रिटिश सरकार से मांगा और उसके लिए आवेदन किया। अब यहाँ थोड़ा साथियों समझ लेते हैं कि यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, जैसे एक का नाम मैं ले लूँ रॉबर्ट क्लाइव, तो इसी प्रकार से बहुत से अधिकारी जब इंग्लैंड गए तो वो मालामाल हो गए। अब देखिए यहाँ ध्यान देने की बात है कि वो जब यहाँ से अपने स्वदेश पहुँचे, भारत से अपने देश में पहुँचे इंग्लैंड में, तो वो मालामाल होके पहुँचे और कंपनी कर्ज के लिए आवेदन कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास 1 मिलियन पाउंड का। अगर कंपनी घाटे में जा रही है तो ये कंपनी के अधिकारी हैं, ये मालामाल होके कैसे आ रहे हैं? बहुत भारी पैसा लेकर के वो अपने स्वदेश लौटे। इसमें कुछ ब्रिटिश शासन को कंट्रडिक्शन लगा, विरोधाभास लगा। तो कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए, उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया कि हम, रेगुलेटिंग का मतलब होता है रेगुलेट करना, चलाना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस रूल के माध्यम से वो ऐसे नियम बनाए कि उनको कंपनी को रेगुलेट करेगी, चलाएगी। तो आइए देखिए क्या क्या इसमें खास बातें थी इस एक्ट में, आइए जान लेते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस रेगुलेटिंग एक्ट का जो उद्देश्य था वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश हुकूमत का नियंत्रण स्थापित करना था। तो पहला जो फैक्ट है, जो तथ्य है, वो यही सामने आता है कि एक्ट का जो उद्देश्य था, कानून का जो उद्देश्य था, वो कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना, और दूसरा इसका उद्देश्य था कि कंपनी को ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह बनाना। भारत से कितना रुपया वसूल किया जा रहा है, कितना राजस्व आया, कितनी दीवानी आई, ये इसका ब्यौरा प्रस्तुत करें। तो देखिए, अब ये दो उद्देश्य थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जवाबदेह बनाया जाए और उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण स्थापित हो। अब देखिए तीसरा है, एक संगठन बनाया गया कंपनी के संचालन के लिए, इसको कहा गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और ये 24 सदस्यीय था। 24 सदस्य इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेंबर थे।
अब देखिए ये 24 सदस्य जो थे, इनका निर्वाचन होता था। आज आपको हम एक गजब की निर्वाचन प्रणाली बताते हैं कि इनका निर्वाचन कैसे होता था। दरअसल साथियों, इनके निर्वाचन का बड़ा एक दिलचस्प तरीका था कि ये जो 24 सदस्य हैं जिनसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन होता है, ये कंपनी के हैं और एक सदस्य का चुनाव वो व्यक्ति करता था जो कंपनी में शेयर होल्डर था, जिसने कंपनी के शेयर ले रखे थे। अब केवल शेयर लेने से ही काम नहीं चलेगा, वो व्यक्ति वोट देने का अधिकारी है, इनको चुनने का अधिकारी है, जिसके पास ईस्ट इंडिया कंपनी के 1000 पाउंड के शेयर हों। जिसके पास 1000 पाउंड के शेयर हैं वो 1 वोट देने का अधिकारी है। जिसके पास 3000 पाउंड के शेयर हैं वो 2 वोट देने का अधिकारी है। जिसके पास 7000 पाउंड के शेयर हैं वो 3 वोट देने का अधिकारी, और जिसके पास 10,000 पाउंड के शेयर हैं वो 4 वोट अपने खुद के, उसके 4 वोट हो गए। यानी संपत्ति के आधार पर वोटों का बंटवारा है। तो जिसने कंपनी के 10,000 पाउंड के शेयर ले रखे हैं उसको 4 वोट देने का अधिकार है। तो इस तरीके से ये वोट दे करके जो शेयर होल्डर्स थे और बहुत ऊंचे स्तर के शेयर होल्डर्स, वो इन 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव करते थे, उनको निर्वाचित करते थे। तो ये 24 सदस्यीय जो संचालक मंडल है जो ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाता था, दरअसल ये ब्रिटेन में ही रहता था। तो अब सवाल ये उठता है कि ये तो हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का किस तरीके से निर्वाचन होता था, और ये आप लोगों ने नहीं शायद पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, और बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। तो मैंने आपको बताया। अगला है कि बंगाल, सबसे पहले बंगाल को ही जीता था। तो बंगाल दरअसल था क्या कि हमारे जो अंग्रेज़ थे जो उन्होंने जीता था बंगाल को, तो उस समय 1773 के पहले 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं। मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। बंगाल प्रेसिडेंसी काफ़ी बड़ी थी। तो इस एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर था, तो ब्रिटिश सरकार ने उसको गवर्नर जनरल बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी और उसे बड़ा पद दे दिया और बड़े अधिकार दे दिए। और अधिकार ये कहाँ पर बड़े हुए कि ये दोनों प्रेसिडेंसी यानी मद्रास और बम्बई, इनके गवर्नर जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन होंगे। तो जो भी निर्णय लिए जाएंगे, बड़े निर्णय, वो छोटे निर्णय तो ले सकते हैं स्वतः, लेकिन बड़े निर्णय जैसे युद्ध का निर्णय है, शांति का निर्णय है, संधि का, तो दोनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। ये एक मतलब तथ्य बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और अगला जो मेरा जो इस इम्पोर्टेंट ये जो रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में जो है कि हमारे देश में पहली बार, साथियों, मेरे देश में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 3 उसके साथी न्यायाधीश होते थे। तो 4 सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ और जो अन्य प्रेसिडेंसी में जो न्यायालय थे वो इसके अधीन आ गए। तो हमारे देश में पहली बार इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। देखिए, बुनियादें पड़ रही हैं, रूल ऑफ लॉ की किस प्रकार से बुनियादें हमारे देश में पड़ रही हैं, इन तथ्यों को समझने से स्पष्ट होता है। अगला देखिए, युद्ध और संधि का जो अधिकार है, जैसा कि मैंने भी बताया, वो गवर्नर जनरल के पास आ गया। और साथियों, जो पहला गवर्नर जनरल आप जानते ही होंगे कि वारेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल माना जाता है, जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा
जो मतलब नियुक्त किया गया या मनोनीत किया गया वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। तो अब इसके बाद इसके पास ये अधिकार बढ़ते चले जा रहे। इसकी काउंसिल भी बनाई गई गवर्नर जनरल की, चूँकि उसके कार्य इतने ज़्यादा बढ़ गए तो उसके कार्यों में, उसकी शक्तियों में, अधिकारों में इतनी ज़्यादा वृद्धि हो गई कि उसकी मदद करने के लिए काउंसिल का निर्माण किया गया। हिंदी में परिषद कहते हैं, और ये 4 सदस्यीय परिषद थी, 4 सदस्यीय काउंसिल थी। इसको कहते हैं गवर्नर जनरल की काउंसिल। तो और ये भी कहा गया इस एक्ट में कि ये निर्णय जो गवर्नर जनरल लेगा वो 4 सदस्यीय जो उसके साथी हैं उसकी परिषद के, काउंसिल के, उनके बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे। तो ये इस एक्ट की खास ये बातें हो रही। और निजी व्यापार, जो कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी जो है अपना कंपनी के व्यापार में ध्यान न दे करके जो अपना निजी व्यापार कर रहे थे, उस निजी व्यापार पर ब्रिटिश क्राउन ने मतलब उस पर रोक लगा दी, उसको वर्जित कर दिया और उसको दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। इसके अलावा ये जो काउंसिल थी हमारी गवर्नर जनरल की, इसे नियम और अध्यादेश बनाने की इसको शक्ति दी गई कि अध्यादेश विशेष परिस्थिति में अध्यादेश बना सकती है, कानून बना सकती है जहाँ जैसी उसे ज़रूरत हो भारत में। और लेकिन ये जो भी नियम और कानून बनाएगी या जो भी अध्यादेश लाएगी, इसका पंजीकरण सर्वोच्च न्यायालय में होना चाहिए। ये रिस्ट्रिक्शन भी लगाया गया। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ खास बातें मैंने बताई। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कुछ बताने लायक बचा है। अब संवैधानिक विकास की यात्रा में अगला चरण जो है वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसमें देखते हैं क्या क्या हुआ। दरअसल ये आपके मन में आ रहा होगा, उसको रेगुलेटिंग नाम दिया गया, इसको पिट्स इंडिया नाम दिया गया। पिट्स क्या मतलब है? दरअसल पिट्स नाम इसलिए दिया गया कि ये इंग्लैंड में उस समय जब ये कानून पास हुआ तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे विलियम पिट्स ऑफ यंगर। तो वही संसद में इस कानून का वो प्रस्ताव लाए थे और ये प्रस्ताव संसद में वहाँ पास हुआ था। तो इन्हीं के नाम पर इसका जो तत्कालीन वहाँ प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, वैसे तो उनको कहते हैं विलियम पिट्स ऑफ यंगर, तो पिट के नाम से, तो इसीलिए इसको 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तो आइए साथियों इसके विषय में जान लें। दरअसल ये 1773 के बाद 1784 में ये एक्ट आया और इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी? दरअसल जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ विकार आ गए थे, कुछ कमियां आ गई थी। जब वो उसको कोई भी कानून जो बनता है वो परिकल्पनाओं के आधार पर पहले बनता, और जब उस परिकल्पना को कानूनी जामा दे करके जब उसे धरती पे किसी चीज़ को उतारा जाता है तो उसमें ज़रूर कुछ न कुछ परिवर्तन उसमें होते हैं, कुछ कमियां आती हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। तो यही बात जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भी आई कि जब उसको लागू किया गया तो उसमें कुछ कमियां थीं। अब जैसे एक कमी की तरफ मैं इशारा किए देता हूं कि न्यायपालिका को जो अधिकार सर्वोच्च, जैसा कि आप जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो सर्वोच्च न्यायालय के कौन कौन से अधिकार होंगे और गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी के पास कौन कौन से अधिकार होंगे, तो ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि कौन कितने अधिकारों का उपभोग करेगा, कौन कौन सी शक्तियाँ किसके किसके पास रहेंगी। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल में आपस में तनातनी रही। और दूसरा, एक तो ये चीज़ को स्पष्ट करने के लिए, दूसरा जो उद्देश्य था पिट्स इंडिया एक्ट का कि वो कंपनी के ऊपर और ज़्यादा नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो वो नियंत्रण पर्याप्त नहीं था, और ज़्यादा उसके ऊपर शिकंजा कसने का इरादा था, तो इसलिए ये एक्ट लाया गया। अब देखिए इसमें क्या क्या प्रावधान है, कैसे कंपनी पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो देखिए साथियों, वैसे तो
आपने जैसे भी कि कंपनी पे ज़्यादा शिकंजा कसना था और रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी। अब देखिए जो मेन खास बात है इस एक्ट की वो ये है कि इसको जो है कार्य विभाजन 2 भागों में बांटा गया। अभी आपने पहले देखा कि कंपनी का एक चलाने वाला एक संचालक मंडल होता था जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते थे। अब वही कंपनी का संचालन करता था। एक गवर्नर जनरल था, कुछ शक्तियां उसको दी गई, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के ही पास बनी रही। अब देखिए इसमें कंपनी के कार्य विभाजन को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला, वो जो पहले से बना था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो तो बना रहा। इसके बाद एक नया ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा एक नया बोर्ड गठित किया गया। इसे कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या कहा गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो अब देखिए कौन किसकी नियुक्ति करता है, कौन कैसे होती है। देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तो आप जानते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था वो 24 सदस्यीय था और उस 24 सदस्यों की नियुक्ति जो करते थे वो कंपनी के शेयर होल्डर्स करते थे और वो बहुत बड़े वाले शेयर होल्डर्स करते थे, जैसा कि मैंने उनकी सीमा भी बताई थी आपको। तो अब देखिए वही लोग, ये जो शेयर होल्डर्स हैं, वो वही चीज़ इसमें चलेगी। वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो उनके मेंबर्स की जो निर्वाचन है वो शेयर होल्डर्स करेंगे, यानी निर्वाचन संपत्ति के आधार पर होता था। जिसके पास जितनी संपत्ति है उसको वोट डालने का उतनी ज़्यादा अधिकार है। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा, तो इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो सदस्य होंगे वो सदस्यों की नियुक्ति जो होगी वो सम्राट के द्वारा की जाएगी, ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाएगी। ये सीधे एक तरीके से ये सम्राट, जैसे अपने यहाँ हमारे देश में सारे काम किए जाते हैं तो उसमें राष्ट्रपति की मोहर लगती है, लेकिन वो काम सब होते हैं सरकार के द्वारा सिफारिश की जाती है। चिड़िया उसमें बिठाता है राष्ट्रपति। वैसे ये ब्रिटिश क्राउन जो सम्राट है हमारा, वो चिड़िया बिठाने का काम करता है। सिफारिश तो वहाँ की सरकार कर रही है, तो वहाँ की सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा और वहाँ के सम्राट के द्वारा ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति होगी। अब देखिए ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य हैं ये ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह हैं, सम्राट के प्रति जवाबदेह हैं, ये शासन के प्रति जवाबदेह हैं। और ये जो है इनको भी जवाबदेही बनाया जा रहा है अप्रत्यक्ष रूप से। अब ये दोनों बोर्ड हैं, अब दोनों बोर्ड में इसको शक्तिशाली बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समक्ष ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, इसको कितना राजस्व प्राप्त हुआ, कितनी दीवानी प्राप्त हुई, ये ब्यौरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सामने रखेगा। बढ़ गए अधिकार, अब इससे ब्यौरा मांगने का अधिकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल को प्राप्त हो गया। तो देखिए किस तरीके से शासन किया जाता है, कैसे मतलब बड़ा अच्छा लगता है, दिलचस्प है कि कैसे कानून बना करके और दूसरे की शक्ति छीनना और स्वयं मतलब दूसरे से शक्ति का अधिग्रहण करना और शक्तिशाली बनना। देखिए किस तरीके से धीरे धीरे स्लोली कंपनी के अधिकार छीने जा रहे हैं। इसको कितनी दीवानी प्राप्त हुई, कितना राजस्व प्राप्त हुआ, इसको सारा ब्यौरा जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल को देना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा दिया जाएगा। अब इसके बाद अगला देखिए, कंपनी द्वारा विजित प्रदेशों को जो पहले से कंपनी ने जीते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1757 में प्लासी का युद्ध जीता, बंगाल को जीता और इसके बाद में बक्सर का युद्ध जीता। तो जो विजित प्रदेश थे तो उनको पहली बार ब्रिटिश अधिकृत कहा गया। ब्रिटिश अधिकृत या ब्रिटिश प्रांत या ब्रिटिश भारत आप कह सकते हैं, लेकिन पहली बार यानी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में वो कंपनी के द्वारा जीते गए थे, लेकिन वो अब कंपनी के नहीं माने जाएंगे, वो ब्रिटिश हुकूमत के माने जाएंगे, ब्रिटिश क्राउन के माने जाएंगे, ब्रिटिश सरकार के माने जाएंगे, वो ब्रिटिश प्रांत कहलाए। अब देखिए अगला क्या है, 4 सदस्यीय जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 4 सदस्यीय जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, उसे सहयोग करने के लिए वो 4 से घटा करके 3 सदस्यीय कर दी गई। अब इसमें देखिए गवर्नर जनरल को बहुमत हासिल करना किसी निर्णय पर बहुत आसान हो गया।
अब अगला है, जैसा कि मैंने बताया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अधिक शक्तिशाली बनाया गया और इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना, इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई। और ये कोर्ट कैसी थी कि जो भारत में अंग्रेज रह रहे थे, वो चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, बहुत से अधिकारी थे, उनके बच्चे थे, अगर वो कोई कानून का उल्लंघन करते हैं या कोई किसी मामले में जो कानून बना है उसकी अवहेलना करते हैं और दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ मुकदमा जो है वो इंग्लैंड की कोर्ट में चलेगा। एक वहाँ नई कोर्ट बनाई गई, नया वहाँ न्यायालय बनाया गया ऐसे लोगों के लिए जो अंग्रेज भारत में रह रहे हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी चला रहे हैं। और क्योंकि बहुत बड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी है तो उसमें बहुत से अंग्रेज हैं, तो अगर उनके ऊपर कोई वो कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनको कैसे उनकी सुनवाई होगी। तो दरअसल दिक्कत क्या थी कि वो यहाँ के सर्वोच्च न्यायालय में और वो अपने यहाँ बुलाते थे उसको, और वहाँ इंग्लैंड में उनका न्यायालय उन्होंने बनाया कि ऐसे लोगों के लिए जो अंग्रेज भारत में रह रहे हैं उनके लिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई, वहाँ मुकदमा चलेगा। इसके बाद देखिए, गवर्नर जनरल तथा परिषद के सदस्यों को मतलब नियुक्ति का अधिकार, इसमें एक खास बात सामने आई है जो बड़ी अजीबोगरीब है और मुझे भी बड़ा अजीब सा लगता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जहाँ एक तरफ शक्तियाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कम हो रही हैं, वहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति लेकर गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर सकता है और उसके परिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। तो ये चीज़ बड़ी विरोधाभासी इसमें मुझे लग रही है और शायद यही कारण है कि ये जो क्राउन द्वारा जो व्यक्ति है निर्देशित है, तो उसकी नियुक्ति जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा, तो ये गवर्नर जनरल को कैसा लगेगा, उसके परिषद के सदस्यों को कैसा लगेगा। तो ये एक चीज़ है। और एक चीज़ इसमें और है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे और जो कंपनी की जो नई नियुक्ति होगी अधिकारियों की, कर्मचारियों को, उन्हें संपत्ति का अपनी ब्यौरा, अपनी निजी संपत्ति का ब्यौरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देना पड़ेगा। ये चीज़ आई। तो अब इसमें जो कंट्रडिक्शन वाली बात है वो ये है कि भाई गवर्नर जनरल की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा क्राउन की सहमति से, भले ही सही। ये चीज़ बड़ी नागवार लगी होगी वारेन हेस्टिंग्स को, और शायद यही कारण है कि वारेन हेस्टिंग्स ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। और जब इस्तीफ़ा दे दिया और इस पद से त्यागपत्र दे दिया और वो ब्रिटेन वापस चले गए, लेकिन वहाँ के महान राजनीति के महान विधिवेत्ता ह्यूम बर्क ने उनके खिलाफ महाभियोग लगाया और उनके ऊपर मुकदमा कायम किया कि आपने बिना पूछे कैसे इस्तीफ़ा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, और आपने इस कानून की आलोचना की, यानी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की, और उसमें ये जो प्रावधान था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्ति करेगा, इसका मतलब आपने सम्राट की आज्ञा का उल्लंघन किया। तो उनके ऊपर जो है वो इंग्लैंड में वहाँ की कोर्ट में ह्यूम बर्क ने जो कि बहुत महान व्यक्तित्व थे उस समय के ज़माने के 18वीं शताब्दी के, तो उनके ऊपर ये मुकदमा उन्होंने चलाया वारेन हेस्टिंग्स पर, और मुकदमा चलाया, लेकिन इसके बाद कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। तो ये साथियों, आज हम लोग संविधान की तरफ बढ़ने से पहले उसकी संवैधानिक विकास की जो रूपरेखा है, कैसे रूल ऑफ लॉ हमारे देश में शुरुआत हो रही है रूल ऑफ लॉ की। पहले धर्मशास्त्रों के हिसाब से सब कुछ चलता था, लेकिन अब इस देश में रूल ऑफ लॉ के हिसाब से कानून बन रहे। तो देखिए, ये संवैधानिक विकास के चरण ये 2 मैंने आपको बताए, और आज की क्लास यहीं तक रखिए। अगले वीडियो में आपको अगला चरण के विषय में समझाएंगे। नमस्कार।